बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सियासी मामलात में फ़ौज को ना घसीटने का इंदिया दिया है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि सियासी मामलात अपने तक ही महदूद रखें और सियासी मामलात के अगर जवाबात देने हैं तो वो वफाकी हुकूमत देगी। फ़ौज जियो फेंसिंग के हवाले से काम कर रही है और डिसइंफो लैब का भांडा जो पूरे अवाम के सामने फोड़ना है वो सही तरीके से फ़ौज बयान करेगी और किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके बाद बात करेंगे सियासी हालात की। PDM ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, और PDM ये विफाकी हुकूमत पे इल्जाम लगाती थी कि यू टर्न लेने की आदी है, तो क्या PDM खुद यू टर्न ले रही है और PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, विफाकी हुकूमत के इकदाम क्या हैं? सीनियर तज्जियाकार मुबशर लुकमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुबशर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जनवरी तो आ गई है लेकिन ऑपोजिशन के इस्तीफे नहीं आए। क्या आपकी नजर में PDM के जो दावे और वादे थे उनमें कोई हकीकत है या दम तोड़ है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि PDM सिर्फ एक आदमी का नाम है, उसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। बाकी सारे जो लोग हैं ना, आप उनको प्लीज़ इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सही। मौलाना फजलुर रहमान जो कहेंगे उसको मैं ज़रा सीरियसली लूँगा, लेकिन ये इस्तीफे वगैरह ना आने थे, ना आए हैं, ना आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जिन्होंने इस्तीफे देने होते हैं वो फिर इलेक्शन क्यों लड़ेंगे या ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ेंगे? तो PDM के तो अपना जो मौत है वो भी मरियम नवाज़ के हाथों वाक़ हो गई है। मरियम ने पहले अपने वालिद की 35 साल सियासी लेगेसी को ख़त्म कराया, अपने चाचे की लेगेसी को ख़त्म कराया, अब वो PDM को ख़त्म कराने पे तुल गई और जो लाहौर का जलसा था उसने कमर तोड़ दी PDM की। लेकिन यहाँ पे हिद्दत आएगी, हीट आएगी अभी इनकी तहरीक में, और वो उसकी वजह सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। और मैं समझता हूँ कि जनवरी के आखिर में आप देखेंगे तो मौलाना अपनी कैंपेन को स्टेप अप करना शुरू कर देंगे और बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो यहाँ पे गलत ऑपोजिशन कर रही है। और इधर से आप देखें आज PDM ने क्या मुतालबा किया कि महंगाई के ख़िलाफ़, कभी वो पहले उनका शुरू हुआ था इलेक्शन के ख़िलाफ़, फिर उनका शुरू हुआ था कि जी हम क्या कहते हैं सिलेक्टेड के ख़िलाफ़, इलेक्टेड के ख़िलाफ़, और अब वो महंगाई पे आ गए। इसका मतलब है कि PDM ने अपने इश्यूज़ के ऊपर से भी यू टर्न मार लिया। और देखें PDM ने और PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर मियां नवाज शरीफ ने, अचकज़ई ने और कुछ लोगों ने अफवाज पाकिस्तान और उसके सीनियर अरकान को मुलव्वस करने की कोशिश की अपनी घटिया सियासत में। वो इंतहाई मकरू और ना करदा उनका फेल है और पाकिस्तानी कौम इस बात पर उनको माफ़ नहीं कर सकती बिल्कुल। और मियां नवाज शरीफ ने तो इसके बाद अपनी सियासत ख़त्म कर ली है, उनकी बेटी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। और अब मेरा ख्याल है कि यही आज वजह भी बनी। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारी जो है ईस्टर्न फ्रंट हमारा गर्म है, हमारा वेस्टर्न फ्रंट हमारा डेंजरस हुआ हुआ है। हम 3600 किलोमीटर हमारा एक्टिव फ्रंट है, हम उसको डिफेंड करें कि हम इनकी बातों के जवाब सवाल और उस तरह से हम लेते रहें और देते रहें। मुबशर साहब, आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वही पूरी PDM है। आज के जलसे में मरियम नहीं गई, तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना के अलावा बाकी जितने लोग हैं, मरियम है, बिलावल हैं और दीगर जो लोग हैं, क्या ये सारे जनवरी में मौलाना के साथ रहेंगे आखिर तक? देखिए जी, मैं मरियम का मुझे पता नहीं, वो तो शायद रहें, लेकिन यह है कि बिलावल का बहुत मुश्किल है। उसकी एक वजह है कि सिंध में अगर आप पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट निकालते हैं तो पीपल्स पार्टी के बाद दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट वोट गेटर है वो JUIF है। तो पीपल्स पार्टी को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि JUI को, मौलाना को किस हद तक जाके सपोर्ट करना है। वो अगले इलेक्शन में उनको सिंध में उलट देंगे, तो इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। और बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये लोग साथ खड़े होंगे, लेकिन इलाकाई जमातें ज़रूर उनके साथ खड़ी रहेंगी। और मौलाना फजलुर रहमान के पास 12 लाख स्ट्रीट पावर है और नवाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो उनके साथ रहेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी मुझे लगता है स्लिप आउट हो जाएगी बीच में से। राना साहब, मुबशर साहब, जैसा कि आज DG ISPR ने यह कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी किसी भी अपोजिशन जमात के साथ नहीं चल रही, जबकि कल वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो फौज में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं कि या तो आर्मी चीफ को हटाएं या फिर इस हुकूमत को हटाएं। तो आपकी नजर में वजीर आजम का बयान जो था, क्या इससे बेहतर हो सकता था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान जो है ना, उनको ये शुगर कोटेड बातें आती नहीं है
और वो जो लोग कहते थे कि जनाब उनको सियासत नहीं आती, उसकी एक वजह यही है कि वज़ीर आज़म अपनी गुफ्तगू में डिप्लोमेटिक नहीं है। वो घुमा फिर आके जूम आईना बात नहीं करते, जो उन्होंने कहना होता है वो डायरेक्ट कह देते हैं। और उन्होंने सही कहा है। देखिए, इन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, इन्होंने DGI का नाम लिया, इन्होंने जनरल पाशा का नाम लिया, जनरल ज़हीर का नाम लिया, और पीछे क्या रह गया? तो ये ना इत्तफाकी तो करा रहे थे और कोशिश कर रहे हैं बाकायदा। लेकिन जब इनको ये लगा कि कौम के अंदर इसका असर बुरा जा रहा है और पाकिस्तानी कौम रिएक्ट करेगी जब अफवाज पाकिस्तान को इस तरह से आप रगेदेंगे, तो एकदम इन्होंने अपने बयानिए में तब्दीली करनी शुरू कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने निशानदेही की है उस बात की, मैं उससे इख्तलाफ करूं या उससे इत्तफाक करूं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फैक्ट तो वही है जो उन्होंने कहा है। पाशा साहब, आने वाले दिन जनवरी, आपने पेशन गोई किया है कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा वो बड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन। क्या ये मुत्तहिदा अपोजिशन मुत्तहिदा होकर सेनेट का इलेक्शन लड़ सकेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनकी इस ऑपोजिशन के आपस में बड़े इख्तलाफात है राना साहब। इनका सिर्फ एक बात पे इत्तफाक है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दो, वरना अगले 5 साल भी इसने रहना है। देखें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस बात की सपोर्ट है। इमरान खान को इस बात की सपोर्ट नहीं है कि उस्मान बुज़दार अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं, उसको ये सपोर्ट नहीं है कि महमूद खान को अच्छा काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट ये है कि उसकी जितनी ऑपोजिशन है, लोगों को उनका एतबार नहीं है और लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते। और आपको मैं बताऊं कि वो जो ऑपोजिशन ने अपने आप को गंदा कर लिया हुआ है, उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर अगले 1.5 साल 2 साल मिल गए PTI को, तो फिर अगला इलेक्शन भी PTI का है। और ये इसलिए अपनी, आप समझे, सियासी मौत को बचाने के लिए ये सारा हल्ला गुल्ला हो रहा है PDM का। और ये सेनेट के इलेक्शन से पहले मुझे कोई तेज़ी नहीं नज़र आ रही स्ट्रीट के ऊपर, लेकिन यस, फरवरी के बीच में आप देखेंगे कि स्ट्रीट्स भी गर्म होना शुरू हो जाएंगी हमारी, क्योंकि मौसम खुलेगा ना। आप क्या समझते हैं कि अगर इनफरादी तौर पर अपोजिशन जमातें सेनेट के इलेक्शन में जाएं तब उन्हें फायदा होगा, या इज्तमाई तौर पर जाएं तब होगा? देखिए, इज्तमाई तौर पे जाते हैं तो उनको ऑब्वियसली फ़ायदा है ज़्यादा, लेकिन ये कितनी देर तक एक रह सकते हैं, ये आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, राना साहब से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये इनका एक साथ इलेक्शन लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और इनको सिर्फ इस बात पे उम्मीद करनी है कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगर आ जाता है कि जी शो ऑफ हैंड नहीं होना इलेक्शन में, तो फिर ये बाय आउट करें वो PTI के लोग जो असूलन PTI के हैं नहीं और इन जमातों के फसली बटेरे और वहाँ पे उड़ के गए हुए हैं, कि उनको पैसे दे के ख़रीदें या उनको बाय आउट करें। और यही PTI की कोशिश है कि करप्शन किसी तरह रुक जाए। और आप देखें, उस करप्शन शो ऑफ हैंड के सामने खड़ा कौन है? आपकी पूरी ऑपोजिशन खड़ी है। यानी ये ऑपोजिशन चाहती ही नहीं कि आपके इलेक्टोरल प्रोसेस से करप्शन ख़त्म हो जाए। तो अब ये देख लें आप। मुबशर साहब, फैसला आ जाएगा, जो भी फैसला होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। आज DGI ने बड़ी अच्छी बात की, और आज उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चंद रोज़ कबल एक नारा लगाया था कि ऊपर काबल नीचे पेशावर, उसको भी आज उन्होंने जवाब दिया है कि कोई माई का लाल जो है बाढ़ नहीं उखाड़ सकता। और जो लोग सानिया मच पर जाकर भी सियासत कर रहे थे, और बड़े सवालात भी हुए कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद दिनों में कुछ ऐसे सियासतदान भी शिकंजे में आएंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब खुल के बातें करते हैं? देखिए जी, आने चाहिए राना साहब। मुझे अपनी सिक्योरिटी इदारों से और अपनी हुकूमत से एक बड़ा गिला है कि कायद आज़म की बेहुरमती करने वाले अलल ऐलान फिर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। कोयटा के जलसे में आके बलूचिस्तान तोड़ने की बातें करने वाला जो है वो अपना बयानिया हर जगह दे रहा है। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने के बावजूद मरीम नवाज़ की बेल नहीं कैंसिल हो रही, नवाज़ शरीफ जो है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही, उसकी जायदाद कर्क नहीं हो रही। और यानी ये सारी बातें करने वाली पेशावर और काबुल वाली बातें करने के बावजूद उन लोगों पे फौजदारी के मुकदमे नहीं हो रहे, आर्टिकल 6 के मुकदमे नहीं हो रहे। किसी और मुल्क में अगर इस तरह की कोई भी बात हुई होती है राना साहब, आपको बताऊं, अभी तक वो तमाम घर वालों के साथ अंदर होते। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस, आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि आज क्यों नहीं हो रहा?
अभी तक मुबशर क्यों नहीं साहब, हुआ? ये एक सवाल है ना, जब बार बार DGISPR से पूछा गया कि आप लोग क्या एक्शन लेंगे, तो उन्होंने हुकूमत की जानिब इशारा किया है। उनका ये कहना है कि सियासत में हमें ना धकेला जाए, हम पे जो इल्जामात लगते हैं हुकूमत उसका मौसर जवाब दे रही है। तो आपकी नजर में हुकूमत को दिक्कत क्या है मुकदमात करने में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी किसी हुकूमती अरकान से इसके ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हुकूमत बैकफुट पे हुई हुई है, हुकूमत बैकफुट पे ज़रूर हुई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। PDM के इनिशियल 2 जलसों ने उनको किया था बैकफुट पे, लाहौर ने आके उनको तसल्ली दिलासा देना शुरू किया और मुल्तान ने। लेकिन अब ये होंगे और होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ देर हो गई है, बट ये बगावत के मुकदमे होने चाहिए। आर्टिकल 6 के ऊपर सबकी क्लास होनी चाहिए। मुबशर साहब, अगर ये सेनेट के इलेक्शन इकट्ठे नहीं लड़ते, जो नज़र आ रहा है कि इकट्ठे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि किसी सूरत में भी इनके इकट्ठे लड़ने की वजूहात भी सामने नहीं आ रही। एक चीज़ सामने सुनने में आई थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है मुस्लिम लीग नून से कि अगर चेयरमैन सेनेट के लिए वो इनका साथ दें और भरपूर तरीके से साथ दें तो वो मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस बात में कोई हकीकत है? देखें, मैं आपको बताऊं कि सियासत में तो किसी भी बात को इंसान रद्द नहीं कर सकता। क्या पता इस तरह की बात हुई हो, ज़रूर हुई हो, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की देरीना ख्वाहिश है चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना बनवाने की। और नून लीग जो है ना, उनका एक और प्रॉब्लम है। नून लीग जितना PTI से नफरत करती है, उतनी नफरत वो पीपल्स पार्टी से भी करती है। तो नून लीग भी उनके कमर में छुरे घोंपेगी, आप फिक्र ना करें। वरना मियाँ साहब आ जाते ना उनके कहने पे। अगर मियाँ साहब यहाँ पे होते तो उनकी कैंपेन बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन मियाँ साहब में तो इतना हिम्मत नहीं है। वो तो अपनी वालदा को कंधा देने नहीं आए, तो पीपल्स पार्टी के लिए क्यों आएंगे या क्यों करेंगे? मैं इसको बड़ा सवालिया निशान से देखूंगा। मुबशर साहब, आपको याद होगा ब्रॉडशीट कंपनी ने जब हरजाने का केस जीता था तो बड़े शादियाने बजाए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और कहा गया कि हम बेगुनाह थे, मियाँ साहब बेगुनाह थे। लेकिन कल जब उनके चीफ ने इंटरव्यू दिया और ये इंकशाफ किया कि हम शरीफ फैमिली की वजह से ही पीछे हटे हैं और हमें रिश्वत देने की पेशकश की गई थी और एक उनके भतीजे के तौर पर बंदा सामने आया था, आपकी नज़र में ये बयान आने के बाद कितना डैमेज हुआ है इनका मौकिफ, और आपकी नजर में वो भतीजा नामनेहद कौन सा हो सकता है? बात यह है कि इनकी औकात सबको पता है, हमेशा करते हैं। वो आज तक शहबाज शरीफ का लीगल नोटिस नहीं मिला वो डेली मेल को जो देने गए थे 2 साल पहले। वो गवाल मंडी टू मेफेयर BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो उसने क्रिस्टीना बाकर ने किताब लिखी थी HL सील्स, उसके ऊपर उसको सू नहीं कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो इनके ऊपर आर्टिकल लिखे थे उसके ऊपर अभी तक लॉ सूट नहीं कर सके। अब क्या करेंगे? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये हैं ही बेशरम। इन्होंने इस मुल्क की सियासत को किया गंदा। ज़ियाउल हक ने भी इतना गंदा नहीं किया था जितना नवाज शरीफ ने गंदा किया है। ये पैसे खिलाने की सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत, चांगा मांगा की सियासत, ये सब जो नासूर है इस मुल्क में वो नवाज शरीफ की देन है, किसी और की नहीं है। तो कैसे इनसे बईद ही नहीं है कोई? जाए करे सू, उसको इंग्लैंड की अदालत में कर ले सू, वहां पे हट के दिखाएं वो अपने बयान से। नहीं है इनमें हिम्मत। अच्छे काम की बईद नहीं है इनसे, और अपोजिशन रवैया है वो 5th जनरेशन वार के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अपोजिशन को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे PDM जमातों का यू टर्न। पहले कहते हैं इस्तीफे देंगे, इस्तीफे जमा कर लिए गए लेकिन इस्तीफे नहीं दिए, फिर इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, फिर सेनेट इलेक्शन में जाने की फिर से रजामंदी जाहिर करते हैं और अब उस पर सब मुतमईन भी दिखाई देते हैं। राना साहब, PDM जमातों का यू टर्न, अब ये वफाकी हुकूमत को जो कहते थे खुद वही कुलिया अपना रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या लगती है? मियां नवाज शरीफ की ये आरजू भी थी, ख्वाहिश भी थी और उनका ये मुतालबा भी था कि हर सूरत में असम्बली ख़त्म हो जाए, हर सूरत में पार्लियामेंट का खात्मा हो जाए, सेनेट के इलेक्शन ना हो। इसके लिए मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी कर लिया था। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूदा पार्लियामेंट में 21वें खिलाड़ी हैं, 12वें खिलाड़ी की बारी आ जाती है। मौलाना साहब खुद तो नहीं, कोई जख्मी हो जाए ना बारी आ जाती है, 13वें की भी आ जाती है, 14वें की भी आ जाती है, 3 लोग अनफिट हो जाते हैं, लेकिन 21वें की आती नहीं। वो बेचारे 21वें खिलाड़ी हैं। अब उन्हें उसी सूरत में वो बेचारे थे जनाब, ये टीम ही टूट जाए, यानी हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, फिर जाके वो दोबारा जो टीम बने उसमें किस तरह शामिल हो जाए। मौलाना साहब और जो मियाँ नवाज शरीफ थे उनकी ख्वाहिश यही थी। उसके बाद उन्होंने महमूद अचकज़ई का अपने साथ मिला लिया। ये मिला के इन्होंने गेम की। पीपल्स पार्टी ने अपना बदला लेना था। पीपल्स पार्टी सिर्फ चाहती थी अपने केसेस के हवाले से, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि किसी सूरत में भी अगर इमरान खान जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ नहीं,
फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से अबूरी सेटअप के लिए आए, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, कुछ अरसे के लिए आए। देखें पीपल्स पार्टी के अंदर कहते हैं कि अभी पप्पू जो है ना वो उसकी उम्र नहीं हुई, यानी अभी 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 उम्र नहीं हुई बिलावल भुट्टो साहब की, कि ये लफ्ज़ पप्पू का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये मुस्लिम लीग नून के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं जी बिलावल जो है वो तो अभी बन नहीं सकता, उसके लिए 2023 का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सारा एक प्लानिंग थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने सारा एक काबू करने के बाद मोहतरमा की बरसी पे ये सारी प्लानिंग हुई, हम पहले भी बता चुके हैं। उस प्लानिंग से पहले भी कई इशारे वो कर चुके थे। मियां नवाज शरीफ जिस वक्त कई दफ़ा इनके इजलास में शिरकत नहीं करते थे, अचानक आप कहते थे टेलीफोन लाइन कट गई, स्काइप से रब्ता खत्म हो गया, तो मियां नवाज शरीफ गुस्से से खत्म कर देते थे। तो अब यू टर्न में इन्होंने हुकूमत को पीछे छोड़ दिया। तो मरियम बीबी आज के जलसे में क्यों नहीं गई? मरियम बीबी नहीं जाएगी, अगले 2 जलसों में और नहीं जाएगी। क्यों? नाराज़ है। मरियम कहती है कि फिर अब ये मैं जंग अकेली लड़ूंगी। मरियम ये साबित करना चाह रही है कि मैं नहीं हूं तो जलसा फीका है, ये बात है। ये लफ्ज़ जो मैं आपको कह रहा हूं, आपकी नज़र में फीका पड़ जाएगा? देखें फीका तो पड़ेगा, कोई शक नहीं। मालाकंड का है, मालाकंड का हो, किसी जगह का हो जलसा। देखें जलसा जब पीडीएम का आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जब नहीं जाएगी तो फिर जलसा फीका ही पड़ेगा। यानी आपकी नज़र में जलसा फीका है और नवाज साहिबा आइंदा के 2 जलसों में भी शिरकत नहीं करेंगी क्योंकि वो नाराज हैं। ये नाराज़ी कब तक बरकरार रहती है, नाराज़ी ख़त्म होती है या नाराज़ी बढ़ जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या अपोजिशन की सियासत सर्द पड़ रही है या फिर जो नई हिकमत अमली है ये सियासत में गर्मा गर्मी पैदा करेगी? सेनेट इलेक्शन में जाएंगे तो वो बुनियादी जो मुतालिबा था, इस्तीफे देंगे, असेंबलियों का बाइकआउट करेंगे, वो मुतालिबा और वो मौक़िफ़ किस हद तक कमज़ोर होगा? और अगर सेनेट इलेक्शन में जाते हैं और यही बेहतर फैसला है तो इससे आने वाले दिनों में फ़ायदा क्या होगा? क्या पीडीएम सेनेट इलेक्शन के बाद भी मुत्तहिद रहेगी या उससे पहले मुत्तहिद रह पाएगी? पीडीएम में क्या कोई इख्तलाफ है या ये सब ज़बानी जमा खर्च है? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, अभी तक बहुत से पावर शो किए जा चुके हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला है अभी तक वो आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो आप ये समझते हैं कि आज मालाकंड का भी जो जलसा है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकता है या आने वाले दिनों में कोई और जलसे दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमारा कभी भी नजरिया नहीं रहा कि सिर्फ जलसों से या ये जो टफ टाइम होगा हुकूमत को कुछ न कुछ फर्क उनका पड़ेगा, उनको समझ आएगी कि पब्लिक की क्या नुमाइंदगी है या लोग क्या चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत, इससे पहले भी फौरी तौर पे किसी भी मूवमेंट में कोई हुकूमत हमारी 74 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत उलट गई हो। तो ये ठीक है कि उसका इवेंचुअली बाद में रिजल्ट निकलता है। ज्यादातर वो रिजल्ट ऐसा हुआ कि तीसरी ताकत जो है वो आ गई। अभी तक की मूवमेंट से तो यही हुआ है। लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उससे पहले ही मिल बैठ के मसाइल का हल निकलना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लियर है कि लोग जो हैं वो इस वक्त नाला हैं और जो हालात हैं, जिस तरह की महंगाई है, जो बेरोजगारी है, लोगों को पास किसी किस्म का कोई उनकी मुआशी बहुत परेशानी। आज ही आपने सर्वे देखा कि 2 करोड़ लोग जो हमने लॉकडाउन किया उसकी वजह से 2 करोड़ लोग अपने खाने पीने से भी महरूम रहे और कई तकरीबन 1 करोड़ लोगों को तो एक पूरे दिन खाना नहीं मिला। तो इस किस्म के हालात पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुए। शेख साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि मज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग के आप हक में हैं, तो क्या आपकी पार्टी भी डायलॉग के हक में है? देखिए, पार्टी में ज्यादातर हमारी मीटिंग्स नहीं होती। अगर मीटिंग्स हों तो हमको मौका मिले हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। पार्टी हमारी एक जमहूरी पार्टी है, उसमें हर एक के ख्यालात को अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन बहुत अरसा हो गया हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, असेंबली के इजलास नहीं हो रहे और वहां जो है ना एक दूसरे की बात सुनने का मौका मिलता है। तो मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर वक्त बड़ा विगोरसली देता हूं।
मसलन मैं आपको कहूं कि मैंने जहां भी कोई मौका मिला है, जब ये एक्सटेंशन की बात थी तो मैं वाहिद आदमी था, मैंने कहा कि एक तरफ तो हम खुद, हमारी पार्टी ये कह रही है खिलाई मखलूक, और अभी हम खुद एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, आप हमें समझाइए। तो फिर देखिए ना, ये बातें वहां थ्रेड बेयर हो सकती हैं जब तक ये पता ना लगे कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जहां तक लोगों का ख्याल है जी, हालात बड़े दिन ब दिन खराब हैं। जब हम अपने इलाकों में जाते हैं तो वो अंदाजा होता है कि वहां लोग कितने परेशान हैं और कितने नाला हैं। और एक नाहल इनकी हुकूमत आपने कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास नहीं हो रहे, तो फिर ये इजलास किसके होते हैं? ये 3 दिन पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक इजलास से बाहर आकर कहा कि जी हम सेनेट के इलेक्शन के फौरी बाद इस्तीफे दे देंगे। तो ये फैसला फिर कहाँ होता है? खुर्रम दस्तगीर एक जुम्मेदार आदमी है, मरियम साहबा के साथ हर जगह जा रहे हैं। अगर इजलास पार्लियामेंट्री पार्टी के नहीं हो रहे तो फिर ये फैसले कौन कर रहा है? क्यों खुर्रम दस्तगीर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो कि टिकट देने के लिए ना, वो पहले भी इलेक्शनों में एक खास बोर्ड 12-13 मेंबरान का एक बोर्ड बना हुआ है, तो उस बोर्ड की मीटिंग हुई है। कोई पार्लियामेंट का, तो मैंने कहा हमारी मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या खुर्रम दस्तगीर किस बुनियाद पर ये बयान देता है? उन्होंने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का शायद मीटिंग की रेफर किया हो, जो सेनेट के बारे में जिसने डिसीजन किया है, या कोई जो टिकट अभी जो जिमनी इलेक्शन होने हैं ना, उसमें जो टिकट अलॉट होने, तो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट अलॉट करने के लिए पहले से साहब, आप क्या समझते हैं? आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, जिससे मुज़ाकरात करना चाहती है उन्होंने आज इशारा दे दिया कि हम हुकूमत का ज़ैली इदारा है, जो भी अपोजिशन को जवाब देना है वो हुकूमत ने देना है और हमारा अपोजिशन के साथ बैकडोर राब्ता नहीं है। तो फिर मुज़ाकरात किससे करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2 इंडिया और पाकिस्तान में जंगें हुई, बड़ी जंगें, बाकी तो और भी कई हुए वाकयात, लेकिन इन दोनों जंगों के बाद भी इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ आपस में हम दोनों मुल्कों ने बैठ के मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात तो दुनिया में उसके अलावा कोई हल ही नहीं है। देखिए, झगड़ों से क्या होगा क्या कोई लाजमी है कि मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। यहाँ अलबत्ता ये बात जरूरी है कि कोई दोनों साइडों से ओपन खुल के मुज़ाकरात की बात हो। तो ये हमारे यहाँ से देखिए ना, अभी तक तो जिदबाजी थी। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि ये हुकूमत नाअहल है, इसने कोई रिजल्ट नहीं देना। मुल्क का जो बुरा हालात है ना, अगर आप मुझे मौका दें, मैं 2-3 सिर्फ बातें करना चाह रहा हूँ। मसलन फिस्कल डेफिसिट जो है वो पिछले 40-50 साल का हाईएस्ट है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 9% हमारी कौमी आमदनी का 3,500 अरब से ज्यादा जो बजट का खसारा है, जो फिस्कल डेफिसिट, ये कभी नहीं हुआ। इसके बाद जो कौमी आमदनी है हमारी, हम छोड़ के गए थे 315 अरब डॉलर, वो हो गई 280 अरब डॉलर। तीसरी बात मैं ये करूंगा, पर कैपिटा जो एक फीकस आमदनी होती है, यही म्यार होते हैं मईशत में। फीकस आमदनी हम छोड़ के गए थे 1482 डॉलर, ये हो गई 1250 डॉलर। मैं बजट की बात कर रहा हूं, डिफेंस बजट का। इंडिया का बदस्तूर डिफेंस बजट बढ़ रहा है। हमारा जब हम छोड़ के गए थे तो उस वक्त हमारा बजट जो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कि इंडिया का बजट हमसे 6.5 गुना था, आज वो 7 गुना हो गया। यानी वो बढ़ा रहे हैं, हमारा दुश्मन हमारे सर पे बैठा है। हम क्या, ये हुकूमत देखिए ना, वो तो जो कुछ भी उन्होंने कहा कि ज़ैली इदारा है, लेकिन उनका अपना वो कितना अरसा इनको सपोर्ट करेंगे। पार्टी तो इसी बजट को लेकर तनकीद का निशाना बनाएंगे। ये देखिए, बात ये हकीकत जो है वो ये है कि हम अपने दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, अगर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम आपस में लड़ेंगे ना, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। शेख साहब, आपने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, चाहे पार्टी के अंदर रह के की है, पार्टी के बाहर रह के की, आपने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। पीडीएम, जिसमें आपकी सबसे बड़ी जमात करूंगा मैं, पीडीएम जो सबसे बड़ी जमात, उसमें मुस्लिम लीग नून है। पीडीएम के 5 जलसों में पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई। अब तो इंतहा हो गई, कहा गया कि ऊपर काबल, नीचे पेशावर। तो जब आपकी जमात के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब वहाँ मौजूद थे, आपकी पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद थे, आज के दिन तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, किसी तरफ से इसकी
आपकी पार्टी ने ना इसकी मज़म्मत की है, आपकी पार्टी ने ना इस पर कोई बात की है, ना इसकी तरदीद की है। तो फिर जब एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तानी होने का दावा करे और उसके सेक्रेटरी जनरल स्टेज पर बैठे हों या अहम ओहदेदार बैठे हों और वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो, तो फिर क्या समझें पीडीएम किस तरफ जा रही है और आपकी पार्टी की खामोशी क्यों है? किसी को भी, कोई पार्टी हो, किसी को भी कोई शहरी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं, किसी को भी कोई भी करे। देखिए चाहिए ये था कि इन्होंने कहा था हम तब्दीली करेंगे, तहरीक इंसाफ ने कहा था, उन्होंने तो सबसे ज्यादा दुश्मनी हर वक्त वो चोर साहब वो सारा कुछ हो गया। मैं ये जलसा जो था इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई है, इसका जरा जवाब दे दें। वो पीटीआई ने, आप पीटीआई के खिलाफ बोले, पीटीआई आपके खिलाफ बोले, ये जो आपके पीडीएम के जलसे में ये बात हुई, इस पर मुस्लिम लीग क्यों खामोश है? मैं देखिए जी, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा मुल्क की बात करता हूं और हर एक को, किसी को करना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ी सी एक और रह गया था मेरे, बाकी मैंने कुछ फिगर्स आपको बताई। ये जो कौमी आमदनी है ना, 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था, आज 10.5 गुना हो गया है, यानी 10.5 गुना, 10 गुना से भी ज्यादा आज हमारी आमदनी है $280 अरब और इंडिया की, मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं, इंडिया की आमदनी है $2,875 अरब। 10.5 गुना इंडिया हो गया है। अगर हम लड़ते रहे, अगर हम आपस में झगड़े करते रहे, तो हम अपने मुल्क को कहां पहुंचा रहे हैं? हम सबको मिलकर मुल्क की बात करनी चाहिए। और मेरे से कोई, मैं तो इसलिए आया था पॉलिटिक्स में कि कोई कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं जब देखता हूं कि वहां सिर्फ झगड़े ही होते हैं, एक दूसरे पे दुश्मनाम तराजी करेंगे हम। अब देखिए बात है कि ये सबसे ज्यादा इनिशिएटिव तो लेना चाहिए था हुकूमत को, उनको चाहिए था ना कि कोई माहौल ऐसा पैदा करते। लेकिन हमें भी, अगर हमारी तरफ से भी कोई बात है तो उनको भी मैं गुजारिश करूंगा, अपनी पार्टी में डिस्कस करूंगा, बैठूंगा। वही ना, तो अब जो बातें की जाती है, चाहे वो ऑपोजिशन की जानिब से हो या हुकूमत की जानिब से हो, जब उसका उल्ट देखने को मिले तब अफसोस होता है। अब ख्वाजा साहब एक दिन खड़े होकर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, कि हम देखेंगे सेनेट इलेक्शन कैसे होते हैं। आज फजलुर रहमान बता रहे थे कि ऐसे होते हैं सेनेट इलेक्शन। अब बंदा जाए तो जाए किधर? देखिए ये हर एक का अपना पॉइंट ऑफ, पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं तो नेट रिजल्ट बता रहा हूं कि हमारा दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है। देखिए जो कुछ इलेक्शनों में हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। इलेक्शनों में एक पार्टी को जितवाया गया, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो उसके बाद भी हो रहा है, हम अपने मुल्क को नीचे कर रहे हैं और इंडिया आगे बढ़ रहा है। हमारा वो दुश्मन मुल्क है, हम कहाँ अपने आप, हमें चाहिए सबको मिलजुल के एक जगह पे बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। बिल्कुल बिल्कुल शेख साहब ऐसे करना चाहिए। शेख साहब ये बता दें कि अगर सेनेट के इलेक्शन, एक तो ये बता दें क्या सेनेट के इलेक्शन आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आ रहे हैं या नहीं? दूसरा सिर्फ ये बता दें मुख्तसर सा कि अगर सेनेट के इलेक्शन के बाद कहा जाता है कि इस्तीफे दें और कोई पार्लिमानी बोर्ड का, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं होता, तो शेख कैसर साहब इस्तीफा दे देंगे? देखिए जो कुछ चीज मिलके होगी ना, पार्टी का जो डिसीजन होता है वो कलेक्टिव होता है। कोई एक शख्स कोई भी हो, वो कोई फैसला नहीं कर सकता। जो कुछ पार्टी डिसीजन करेगी, मैं पार्टी के साथ हूं। अगर पार्टी के मुश्तरका डिसीजन होगा, लेकिन कोई सिंगल डिसीजन, उसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और ये मैं समझता हूँ जो फैसला होगा वो तो कलेक्टिव, और हमारी पार्टी मुश्तरका तौर पर पार्टी जो फैसला करेगी उस पार्टी के फैसले को आप मिन्नो तस्लीम करेंगे, इनफरादी जो फैसला होगा उसको, उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो बरतानिया से कूच करने का इरादा रखते थे और दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में थे, उनका क्या बना? राना साहब, क्या किसी दोस्त ममालिक से ग्रीन सिग्नल मिला है या जवाब हो गया? मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये कुछ दिनों से चल रही थी, बड़े दानिशवरों ने ट्वीट भी किए, बहुत से प्रोग्रामों में भी जिक्र किया, कईयों ने 2 अरब ममालिक का जिक्र किया कि जनाब वो मियाँ नवाज शरीफ से बहुत करीब हो गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ की बड़ी सपोर्ट करने लगे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के करीबी 3 लोग जो थे इन 2 अरब ममालिक के लोगों के साथ राब्तों में थे और बड़ा इनको यकीन था कि फरवरी में ये चले जाएंगे और वहाँ जाएंगे इसी सूरत में जब उन्हें ये यकीन दहानी होगी कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और दोबारा पाकिस्तान के अंदर इनकी बाइज्जत तरीके से, बाइज्जत किसको हम कहते हैं कि यानी दोबारा एंट्री ऐसी होगी कि जनाब बल्ले बल्ले हो जाए, इनकी सब कुछ मिल जाए। मेरे पास इतला है कि गुज़श्ता रोज़ उन दोनों ममालिक की तरफ से कि जो बासर अफराद थे जिनके साथ इनके राब्ते थे, इनकार हो गया, यकसर इनकार, बिल्कुल यकसर इनकार हो गया। और उन्होंने कहा है कि हम आपको यहाँ रहने की इजाज़त तो दे सकते हैं, अगर आप ये बात कहें कि हम आपकी सिफारिश करें,
आप यहाँ बैठकर अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात करें, मुल्की इदारों के खिलाफ बात करें, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ। फिर इन्होंने एक साबिक सफ़ीर, फिर इनके जो तीनों लोग थे, उन्होंने एक साबिक सफ़ीर जो अहम ज़िम्मेदारी पे है किसी अरब मुल्क में, उसी अरब मुल्क का ही वो सफ़ीर है, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान में रहे, उससे भी रब्ता किया, लेकिन उसकी तरफ से भी जवाब हो गया। जिसके बाद जनाब मोहतरम जो इनके लंदन में मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, इन्होंने अपने करीबी अफराद को बुलाया, जिनमें 2 मफरूर भी शामिल हैं। उनको बुला के कहा ये क्या हो गया, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे। तो उस पर उन्होंने कहा जनाब हमसे पहले कोई चला गया वहाँ पे और सारा सिस्टम ख़राब हो गया। और ये मियाँ नवाज शरीफ के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत बुरी खबर है और एक बहुत बड़ा दचका लगा इन्हें। और मियाँ नवाज शरीफ कभी ये सोच नहीं सकता था कि उन 2 अरब ममालिक में इन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये मैं आपको मुसद्दका कह रहा हूँ। और ये भी आपको बता दूँ, उनमें से एक अहम अरब जो मुल्क जो है, उसमें उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया, बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हम किसी सूरत में भी पाकिस्तान में जो भी जिस वक्त हुकूमत होगी, हम हुकूमत के साथ होंगे। हम हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वापस आएंगे? कोई वापस नहीं आते जी, ये अब वापस नहीं आ रहे। ना वापस आएंगे, ना अरब ममालिक की तरफ जाएंगे, फिर जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे ही बैठे। तो उनके खिलाफ बातें भी होती रहेंगी, पाकिस्तानी हुकूमत वापस लाने की बात भी करती रहेगी, और वो भी ये कहते रहेंगे कि वापस आने में मुझे अभी ताखीर का सामना है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ, जिससे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। जबकि माजी में ये दावे किए जाते थे कि सिस्टम अब डिवाइड हो चुका है, अगर एक सिस्टम बैठेगा तो दूसरा ऑन रहेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का 50 से 0 पर चले जाना और पूरे सिस्टम में ब्रेकडाउन का हो जाना और फिर उसकी बहाली का होना, तो वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के मुताबिक हमने प्रोडक्शन पे काम किया पिछले कुछ सालों में, लेकिन तरसील पे हम काम नहीं कर सके। तो आइंदा के लिए बेहतर हिकमत अमली क्या होगी और ये सिस्टम ब्रेकडाउन किस तरीके से हो गया है, इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन वापडा जनरल रिटायर्ड जुल्फिकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, हमारे पास मैकेनिज्म किस तरीके का है? हमें तो यही बताया जाता था कि मैकेनिज्म डिवाइड हो चुका है, अब अगर ब्रेकडाउन एक जगह पे होगा तो दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। तो ये यकदम पूरे मुल्क का ब्रेकडाउन हो जाना, इसकी बुनियादी वजह आपकी नजर में क्या लगती है? मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। बिजली जो है आम फहम में वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक वोल्टेज, एक एम्पीयरेज और तीसरी फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी उसकी डाउन हो जाए तो उसके अंदर सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शन हो जाती है और इसके बाद वो फेलियर की तरफ जाता है। इसकी मिसाल ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक दीवार खड़ी कर दें 10 फुट ऊंची और 2 फुट के फासले पे एक और दीवार कर दें और 10 फुट के 2 फुट और, तो 8-10 दीवार अगर हों और एक दीवार अगर कोलैप्स करे तो दूसरी दीवार उसके ऊपर गिरेगी और वो गिरेगी, इसके बाद तीसरी दीवार गिरेगी, चौथी दीवार गिरेगी। तो गुद्दू में ऐसे ही हुआ। वहाँ पे 10-12 पावर हाउसेज हैं और ये वापडा का सबसे बड़ा सिस्टम है 1600 मेगावाट का। वहाँ पे एक पावर हाउस में फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम हुआ और फेलियर हुआ। वहाँ पे मैनेज हुआ उनसे बहुत टेक्निकली एज वेल एज मैनुअली, जिसकी वजह से दूसरा पावर हाउस वहीं पे वो कोलैप्स हुआ और देखते देखते इमीडिएटली सारे पावर हाउस से निकल गए। इसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन थी 220 kVA की, उसको इफेक्ट हुआ, उसकी पूरी मेंटेनेंस थी प्रॉब्लम फॉग की और स्मोक की वजह से वो कोलैप्स हुई, तो उसने अगले ग्रिड स्टेशन को कोलैप्स कर दिया। इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर कोलैप्स हुआ। जहाँ तक आपने जोन की बात की, 1999 में जब सिचुएशन हुई तो हमने उस मुल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ताकि अगर एक हिस्से में इसका प्रॉब्लम हो दूसरा हिस्से इफेक्ट ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा का ये सिस्टम जो हुआ कोलैप्स, ये बिकॉज ऑफ पूर मेंटेनेंस एंड पूर मैनेजमेंट की वजह से हुआ। तो दिस इज आई थिंक ए वेरी बिग व्हाट इज ए लॉस कि 500 kV का और 200 kV का सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा कोलैप्स हो गया। और अगर हम बात करें कि इसके रीजन की वजह से, तो ऑब्वियसली सबसे अहम रीजन तो इसका पूर मैनेजमेंट है, पूर मेंटेनेंस, नॉन अपग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम। और इसके बाद जो हमने सेपरेशन किया था ऑफ वेरियस जोन्स, इट डिड नॉट वर्क। स्मॉग और फॉग में ट्रांसमिशन लाइन की जो वॉशिंग होती है प्रॉब्ली वो भी नहीं हुई। इसके बाद जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, जो नर्व सेंटर इस्लामाबाद में, उसका फेलियर है। उनको फैसिलिटी है कि किसी और भी सिस्टम को ऑफ ग्रिड कर सकते हैं ताकि सिस्टम कोलैप्स ना हो।
they also failed to exercise their responsibility. और मैं जनरल साहब समझता हूं इसके कि जुम्मेदार कौन है? जनरल साहब इसका जुम्मेदार कौन है? किसको जुम्मेदार करार दिया जाए? काफ़ी लोगों को मुअत्तल करने की बात हो रही है, कमेटियां बन गई हैं, क्या इस पे कोई कमेटी कोई ऐसी चीज़ें तश्कील देनी चाहिए या सीधा सीधा जो जुम्मेदार है उसका तयन करके उसको सजा देनी चाहिए? मैं गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो ये कि इन माय ओपिनियन इट इज टोटली अवॉइडेबल। ये एक पूरा मैनेजमेंट इशू है और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहली बात है कि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है इस वक्त। इस पावर सेक्टर को 5 मुख्तलिफ लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो देयर इज नो वन पर्सन लुकिंग आफ्टर दिस। इसमें नेपरा कहाँ है, वापडा कहाँ है, पेपको कहाँ पर है। इसके बाद 3 मेन प्लेयर्स जो हैं, NTDC उसका चीफ एग्जीक्यूटिव वो नॉन परमानेंट आदमी है। इसके बाद गुद्दू पावर स्टेशन उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी नॉन परमानेंट है। इसके बाद जो वहाँ पर ये जो दूसरी फैसिलिटीज हैं डेस्कोस की, उनमें भी नॉन परमानेंट लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए जो थॉरो हो और जिसके अंदर पिन पॉइंट हो सकता है कि हु इज रिस्पांसिबल। इट इज आपकी नजर में एडहॉकिज्म जो है ये एक बुनियादी वजह है? जो इंक्वायरी जो हम करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे बिजली की शुगर की इंक्वायरी हुई, वीट की इंक्वायरी हुई, पेट्रोल की इंक्वायरी हुई, उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। नोबडी हैज बीन ब्रॉट टू द बुक्स। तो इसी किस्म की इंक्वायरी करने तो कोई फायदा नहीं। लेकिन ये इंक्वायरी हो जिसका वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि उसके बाद वी शुड लर्न लेसन, एंड द लेसन इज कि वी नीड अपग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम ऑन क्रैश बेसिस। वी नीड वॉशिंग ऑफ दीज लाइन्स ऑन क्रैश बेसिस। वी नीड टू कॉम्पिटेंट पीपल, एंड दे वर पीपल प्रोबब्ली हु आर नॉट अलाइव टू द सिचुएशन जिसकी वजह से सारा फैसला हुआ। So I think it is totally manageable, and if there is will, and there should be somebody who is to be held responsible with authority who should deliver the job. जनरल साहब, इसको बेहतर करने के लिए ऐसे काम दोबारा ना हो, ऐसा ब्रेकडाउन दोबारा ना हो, क्या करना चाहिए? ये पहली बात तो ये कि हमें सिस्टम को एग्जामिन करना चाहिए, फेलियर कहाँ पर हुआ। Once we identify the failure, it is in my opinion it is human failure, because जो हमारी equipment है, it is not very outdated. Equipment is quite alright. So we need to first of all have people trained and people responsible, and those who are on duty should be alert. Number 1. Number 2, transmission lines have to be washed in fog and due to smog. वो washing नहीं हुई। इसके बाद grid stations have to be upgraded. इसके बाद जो हमारा SCADA system है NPCs में installed, उसकी upgradation की जरूरत है। And then there has to be unity of command. You have to have permanent people looking after these facilities. You cannot have ad hoc people. यानी आप देखेंगे 5 मुख्तलिफ लोग पावर सेक्टर को look after कर रहे हैं। इसके बाद रेगुलेटर ही इज एब्डिकेटेड अपनी जिम्मेदारी। पेपको इट्स नोवेयर, वापडा इज नॉट इन द सीन। सो आई थिंक दिस टोटल अक्रॉस द बोर्ड कोलैप्स ऑफ द सिस्टम व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड ऑन आई थिंक वॉर फुटिंग। जनरल साहब, आप कहते हैं कि सिस्टम अभी आउटडेटेड नहीं है, लेकिन वफाकी वज़रा तो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हमने प्रोडक्शन पे काम किया, हमने अपनी सलाहियतें बढ़ा ली प्रोडक्शन की, लेकिन तरसील का निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है और सिस्टम उतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें कितनी हकीकत है? इट्स वेरी सिंपल। सर्दियों के मौसम में पहली बात तो सिस्टम का लोड बहुत कम है। गर्मियों में लोड होता है 22-25 हज़ार मेगावाट। आजकल तो लोड 10-12 हज़ार मेगावाट है, तो सिस्टम के ऊपर लोड ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये रात का वक्त था और रात के वक्त में लोड फर्दर कम हो जाता है, इसलिए दिस आर्गुमेंट इज नॉट वैलिड कि सिस्टम ओवरलोड हुआ ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर इट्स वेरी यूज्ड टू ब्लेम कि पहली गवर्नमेंट ने कर दिया, बाद गवर्नमेंट ने कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में कितनी अपग्रेडेशन हुई? नहीं हुई। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें अगर इसको वी टेक कवर के फलानी की गलती है, अपनी गलती हम तस्लीम ना करें तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस इज आवर फेलियर एंड दिस इज मैसिव फेलियर। आप अंदाजा करें इसकी सीरियस सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है, यानी पूरा कंट्री गोइंग टू ब्लैक आउट। यू आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, हाउ कैन यू अफोर्ड थिंग्स टू रन ऑन जनरेटर्स फॉर हाउ लॉन्ग? So I think it is a very serious matter and deserves to be taken very seriously, and immediate steps should be taken to sort out the people, get rid of the people who are incompetent, get people who are competent, and make somebody responsible with authority and ask him to deliver, and if it doesn't deliver, sack him. So that is the way forward. तो जनरल साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप ये समझते हैं कि कल तक तो NTDC के अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी कि सद्देबाब कीजिए, मुहर्रिकात को जांचिए, तो क्या NTDC के ही अफसरान की ये कमेटी बनाई जानी चाहिए थी जो खुद जिम्मेदार हो सकती है? आज नेपरा ने एक्शन लिया, आपकी नज़र में गैर जानिबदाराना तहकीकात और सिफारिशात किस तरीके से मुरतब हो सकती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल बेजा कहा कि दोज पीपल हु आर पार्टी टू द सिस्टम कैन नॉट बी ऑब्वियसली एजुकेटेड। फॉर एग्जांपल, IPPs के इश्यू में आपने कमेटी बनाई अंडर नजीम बाबर, ही हिमसेल्फ इज ओनर ऑफ 2 IPPs, तो उसने क्या इंक्वायरी करनी और क्या रिकमेंडेशन देनी? इस तरीके से NTDC इज द मेन फेलियर इन दिस, लाइक इट इज द गुद्दू पावर हाउस, लाइक इट इज NPCC। तो यू हैव टू फाइंड द पीपल फ्रॉम द सिविल सेक्टर, फ्रॉम अदर देन दीज पीपल who should be expert in this, and they should be able to identify। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Even if you have to hire some foreign expert, you can do that.
It is a matter of few days. They'll tell you exactly what went wrong and why it went wrong, and thereafter some heads should roll. Unless you have heads roll, it will just be sweeping under the carpet. ये इवेंट जाएगा, अगला इवेंट आ जाएगा दोबारा पे। सही, यानी इस वक्त हमें फॉरेन एक्सपर्ट की भी सहूलियात अगर लेनी चाहिए तो जरूर लें, ताकि जो नुकाइस है उसकी निशानदही हो सके और आइंदा के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा सके। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जुल्फिकार साहब इस हवाले वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।